यहां से अपन क्या लेट करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ दिस पैरेलल लाइन ऑफ chords, that is equation of diameter, equation of diameter, इक्वेशन ऑफ डायमीटर अपन ने क्या लेट कर लिया, ये अपन ने लेट कर लिया। और ये सेंटर से पास हो रही है, x के जगह -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस +4k, तो ये +3, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास में -3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - 2y - 3 = 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पैरेलल लाइन का मिड पॉइंट का जो लोकस होता है वो कोड होती है, क्या होती है, डायमीटर होती है, और जो सेंटर से पास होती है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। जिनको ये पता नहीं होता कि पैरेलल लाइंस का पैरेलल पैरेलल कोड का मिड पॉइंट डायमीटर होता है, वो सेंटर से पास होता है, जिसको ये पता नहीं होगा वो लोकस फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ये पता नहीं चलेगा कि वो किस पॉइंट से पास होगा। नोट करेंगे यहां तक। स्पीड से लिखेंगे, चैप्टर को खत्म करना है और फिर क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जेई मेन के बहुत सारे। सर क्लास में कराओगे क्वेश्चन तो? हाँ क्लास में कराऊंगा बेटा, 2 दिन, एक दिन क्वेश्चन करेंगे पूरे। हाँ थैंक यू सर। सर वो पैरेलल लाइंस में ना वो कांस्टेंट का साइन भी चेंज होता है क्या? कांस्टेंट तो जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आएगी, साइन चेंज हो गया आएगा नहीं आएगा उसको अपने क्या पता। नया कांस्टेंट ले लिया के, अब वो के प्लस में आएगा माइनस में आएगा, जैसा आएगा वैसा आ जाएगा। अपन तो एक बार प्लस लेके चलेंगे, आप यहाँ माइनस लेके चलोगे तो वो ऑलरेडी प्लस में आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, एंगल सर बिटवीन एक मिनट। सर्कल। ओ सर, हाँ ये पैरेलल कोड दी हुई थी, आपने इसको परपेंडिकुलर बना दिया। तो परपेंडिकुलर वही तो डायमीटर होता है बेटा, ये मैंने परपेंडिकुलर हाँ बना वो दिया। तो मैं समझ गया। और इसी को ही कहता है डायमीटर। पैरेलल कोड की मिड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट का लोकस लोकस। वो होता है डायमीटर और होता है परपेंडिकुलर। ठीक है सर। लेयर 9। लेयर 9 येलो। हो गया सर। 10। ये नोट हो गया तो आगे चलो जल्दी से, नेक्स्ट हेडिंग लगाएगी, बोलिए सर। एंगल बिटवीन टू सर्कल। एंगल बिटवीन टू सर्कल, इसी को कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू सर्कल। हिंदी में लिख देना, वक्रों के प्रतिच्छेदन का कोण, वक्रों के वर्तों के
वर्तों का प्रतिच्छेदन कोण। देखिए बेटा, दो सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर तो इसका रियल में मीनिंग क्या होता है? रियल में ये होता है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल बिटवीन टू सर्कल का मतलब सर्कल के बीच में तो क्या एंगल होगा? सर्कल तो इधर उधर घूमता रहता है, ये है ना। तो क्या करते हैं, इसका मतलब होता है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये कट कर रहा है वहां पर अगर टेंजेंट बनाए तो उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है सर्कल का इंटरसेक्शन एंगल, या फिर दो सर्कल के बीच का एंगल कहलाता है। मतलब जैसे ये यहां पर है, तो ये मैंने यहां पर एक टेंजेंट यहां बनाई और दूसरी टेंजेंट मैंने यहां बनाई। इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो कहलाएगा थीटा। ये कहलाता है, क्या कहलाता है? एंगल बिटवीन टू सर्कल, या फिर इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू सर्कल। इंटरसेक्शन टेंजेंट बिटवीन। हाँ, पहली बात तो ये आएगा कब? जब वो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तब। ठीक है, अब आप ये बताओ मेरे को, अगर मैं इसको इन टेंजेंट को अगर मैं जैसे जैसे टेंजेंट पास में लेके आता हूं, जैसे मैं एंगल कम करता हूं, तो ये सर्कल अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो ये टेंजेंट दूर होगी, तो सर्कल मान लो जैसे ऐसे बन गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये टच कर रहा है, तो एक आप यहाँ पर दोनों यहाँ पर बनाओगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। दोनों लाइनें ये एक दूसरे पे क्या होगी? कोइंसिडेंट हो गई। तो सर्कल की बहुत सारी कंडीशनें भी यहाँ से पास होगी जो अपन ने पहले ऑलरेडी याद कर चुके हैं अपन, कि सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, सर्कल एक दूसरे से दूर होंगे, या सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं, तो वो भी अपने पास में यहाँ से फाइंड करेंगे। एंगल जो आता है याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, cos थीटा मॉडुलस पहले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2 होता है। यस सर। ये होता है फॉर्मूला। ये आया कहां से और डी क्या? ये सब है क्या, डी क्या है, और वो देखिए पहले एक चीज आप याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये होता है कोसाइन फॉर्मूला। क्या होता है? कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है? देखो आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, मान लो एंगल ए है, वर्टेक्स ए पर बनने वाला एंगल ए, वर्टेक्स बी पर एंगल बी, और वर्टेक्स सी पर एंगल सी। ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी, और सी के अपोजिट साइड सी। तो cos ए का फॉर्मूला क्या होगा, cos बी का फॉर्मूला क्या होगा, और cos सी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो याद करो यहां पर, यानी ये कोसाइन फॉर्मूले कहलाते हैं किसी भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। देखो इधर आपको क्या करना है, जैसे आप एंगल ए पे खड़े हैं, पास वाली दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सामने वाली साइड को स्क्वायर करके माइनस करेंगे। इसमें क्या लिखोगे मेरे को बताना? ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस बी बी स्क्वायर। इसमें बताना, यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर। और डिनोमीटर में ये जो दोनों साइड है उसको डबल करके मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस टाइम्स ऑफ बीसी। इसमें क्या लिखोगे बताना? ट्वाइस टाइम्स ऑफ ट्वाइस टाइम्स ऑफ एसी, पास वाली साइड का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, और ट्वाइस टाइम्स ऑफ एबी। याद हो गए सर? क्या याद किया? फॉर्मूले 3?
हाँ याद हो गया, फर्स्ट क्लास। चलो अब आप यहाँ देखिए, इसमें इसमें भी। अच्छा ये बताओ, क्या ये टेंजेंट सेंटर से पास हो रही है क्या? ये मान लो मैंने सर्कल, ये मैंने सर्कल लिया, पहला सर्कल, और ये इसने इंटरसेक्ट किया, ये मैंने सर्कल लिया दूसरा सर्कल। ये इसका सेंटर C1, पहले का C1, और ये हो गया C2। C1 C2 दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये है D। सो D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। क्लियर हो गया? D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर या टू सेंटर। टू लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस ले लिया अपन ने, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। ये हो गया D। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां से पहले वाले सर्कल की इसकी टेंजेंट बनाता हूं, ये टेंजेंट, क्या ये टेंजेंट सर्कल के सेंटर से पास होगी? ये तो कोई जरूरी नहीं है, मान लेते हैं वो यहां है। अच्छा ये बताओ, दूसरी वाली टेंजेंट वो है ये, सेंटर को रेडियस के साथ में मिलाया इस पहले वाली रेडियस के साथ में, तो ये एंगल यहां पर, ये एंगल कितना है बताओ? पूरा हम 90 मानेंगे, 90। ये पूरा 90 है। अच्छा ये बीच Yes, वाला sir. एंगल, ये बीच वाला एंगल अपन ने थीटा लिया था, 90 माइनस थीटा। ये R1 है, ये तो R1 है ना। अच्छा ये बताओ, R1 ये दूसरे सर्कल की टेंजेंट है, तो दूसरे सर्कल की टेंजेंट के साथ में रेडियस लाइन कितना एंगल बनाएगी? ये एंगल कितना? ये एंगल कितना होगा यहां से यहां तक? 90 होगा। यस सर। 90। तो ये हो गई R2। अच्छा फॉर्मूला जो लिखा है ये हो गई D, यहां से यहां तक। तो ये बताओ, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है क्या यहाँ पर? R1 D और R2। यस सर। तो लिख cos रहा है सर, यस सर। दोनों साइड का स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, सामने वाली साइड को माइनस करना है माइनस D और स्क्वायर अपॉन 2R1 टू R2 R1 करना है। R2। हो गया याद? यस सर। बट इसमें एक लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हुआ? यहाँ पर तो ये पूरा एंगल काम में आता है, क्या इसमें यहां से लेकर यहां तक एंगल काम में आया क्या? नो सर। तो ये बीच में जगह किसके लिए छोड़ी है फिर? तो फिर ये तो फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं सकता यहाँ पर, फिर भी कर दिया। तो हुआ क्या था देखो, रियल में जो हुआ था वो यहाँ पर क्या हुआ था, आप मेरे को ये बताओ, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना है? और ये वाला एंगल कितना है? अरे कोई बता सकते हो मेरे को? ये पहली टेंजेंट sir, है, आराम से 90 बता माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा। ये है 90 माइनस थीटा, क्योंकि पहली इस पूरी टेंजेंट के 90 साथ है। में 90 बनता है यहाँ पर, और ये हाँ भी सर। 90 माइनस थीटा। तो टोटल मिला के एंगल कितना बनना है यहाँ पर, यहां से लेकर यहाँ यहां बना। तक? टोटल एंगल कितना बना? 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा टोटल एंगल प्लस R। 8 पॉइंट P वो बना 90 और 90 180, थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसल, सो 180 माइनस बना, 180 माइनस थीटा बना। तो रियल में फॉर्मूला cos 180 माइनस थीटा में लगाया था, जो कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2 आया था। अब साइन में लगाएंगे। हाँ पूरे में लगाएंगे, और cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है? नहीं, क्या होता है आपका? माइनस cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो माइनस के cos थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। इसीलिए इस फॉर्मूले पे क्या कर लेते हैं, इस पे मॉडुलस ले लेते हैं,
कि भाई ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और ये वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। समझ में आया? सर मॉड्यूलस में तो ओनली प्लस की होती है ना? मॉडुलस की पूरी रिजल्टेंट वैल्यू प्लस होती है, बट अंदर वाली वैल्यू तो क्या हो सकती है? ये लिखा मैंने मॉडुलस नेगेटिव। एक्स, वाई, वाई हमेशा प्लस होगा। एक्स, एक्स क्या हो सकता है? वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू ये माइनस मैंने इधर भेज दिया, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव। समझ में आ गया? यस सर। नोट करो, ऊपर स्टार लगा लेना, एंगल बिटवीन टू सर्कल या इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू सर्कल, 11। ये 11। सर लेयर 12। ये लो लेयर 12। हाँ बेटा, नोट हो गया? नो सर। नो सर। अब तो हो गया नोट? सर 1 मिनट। सारे के सारे वेक्टर क्लासेस के हो मैं तभी सोच रहा हूँ, बोलने वाला था, आपने सुना नहीं बस। है? सर मैं हूँ सदगुरु का। मैं बोलने हाँ, वाला था सर आपको। एक रंजन है बस। रंजन, कल एग्जाम किसका है? इंग्लिश। इंग्लिश का है, ठीक है। लास्ट है ना? यस सर। सीबीएसई के। ठीक है। हाँ बेटा, नोट हो गया? cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव मैंने इधर ले लिया है, ये यहाँ इधर मत लिखना, आप इधर ही लिखना, अदरवाइज ये गलत शो करेगा। cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, ठीक है? तो ये माइनस ही भी आ रहा है, इसलिए इसको मॉडुलस ले लिया है। C1 C2 दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ये C1 C2। ये लिखने का तरीका है C1 C2, याद रखेंगे, सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ याद होता है उनको फॉर्मूला, बट बाद में वो C1 के जगह सेंटर की वैल्यू रख देते हैं और यहाँ y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बैठे बैठे मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करना होता है। और कोसाइन फॉर्मूला ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे। ये लेयर 11 निकाल। अब लेयर 11 अभी भी क्या है, जल्दी कर। और आगे नोट लगा के लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स।
नोट में लिखेंगे पहली कंडीशन। अच्छा एक बात और नोट कर, इसमें ये जो फॉर्मूला आया है मेरे पास cos थीटा का फॉर्मूला आया है R1 स्क्वायर, वैसे तो आप इसी को इसमें ही याद रखना अपॉन 2R1 R2 मॉडुलस ले लेना। ये गोला कौन कर रहा है? यशवीर। यही फॉर्मूला R1 जो होगी बेटा वो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 होगी, और R2 जो होगी, अगर सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी हुई है तो ये इसकी यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यही फॉर्मूला आपका नए फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका क्या कहलाएगा? जनरल फॉर्म का फॉर्मूला कहलाएगा cos थीटा। इसको भी याद रखना, ट्वाइस टाइम्स ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 माइनस C1 प्लस C2 अपॉन रेडियस ट्वाइस टाइम्स ऑफ G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 और G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। कोई मेरे को ये बता सकता है यहाँ पर C1 प्लस C2 क्या है? सर डी फॉर डॉगी, डी फॉर डिस्टेंस वाली। ये C1 और C2 ये सेंटर के C1 C2 नहीं है, ये C1 C2 सर्कल के कांस्टेंट है। जनरल फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2c प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले सर्कल का C1 और दूसरे सर्कल का C2 दोनों कांस्टेंट ऐड हो रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ सर्कल है ये। समझ में आया? यस सर। ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। देखो G1 स्क्वायर और ये देखो यहाँ पर G1 स्क्वायर, ये सब आपस में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट देखिए, सर डी का क्या हुआ? किसका? डी का। डी के जगह डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालेंगे ना, तभी तो वो कैंसिल होगा। ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पर R1 R2 और डी जो है, डी जो इसमें यहाँ क्या, यहाँ डी क्या पुट की है? डी पुट की है G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर, ये डी पुट की है। और तभी तो वो G1 स्क्वायर वाले G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। सिर्फ कौन से टर्म बचे? 2G1 G2 2F1 F2 बचे। समझ में आया? ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आप। ये वैल्यू सब यहाँ पुट करना फॉर्मूले में। R1 के जगह ये पुट करना, R2 के जगह ये पुट करना। दो सर्कल के सेंटर के बीच की, पहले का सेंटर क्या होगा? माइनस G कोमा माइनस G1 कोमा माइनस F1, दूसरे का सेंटर माइनस G2 कोमा माइनस F2। दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा माइनस G1 प्लस G2 या G1 माइनस G2, कोई भी कर लो। माइनस G1 ये प्लस G2 हो जाएगा, या G2 माइनस G1। ये वैल्यू सब यहाँ पुट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि थीटा 0 हो जाए या थीटा 90 डिग्री हो जाए, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। दो सर्कल एक दूसरे के 90 डिग्री पर बाइस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, या फिर इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। दो सर्कल का ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, यानी पहला सर्कल इधर, और मान लेते हैं यहां पर ये मैंने एक टेंजेंट बनाई इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, और दूसरा मान लो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपकी टेंजेंट और ये टेंजेंट
यहाँ पर एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है अगर, तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कहलाते हैं। कंडीशन याद रखना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर होता है, या फिर ट्वाइस टाइम्स ऑफ G1 G2 G1 G1 F1 G2 F2 प्लस F1 F2 इक्वल टू सेंटर के sum of constant सम ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द सर्कल, क्योंकि cos थीटा 0 हो जाता है, cos थीटा क्या हो जाता है, cos 90 0 हो जाता है। 0 तो ये आप देखो इस फॉर्मूले के Yes, अंदर sir. इधर 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, तो ये कंडीशन बन जाएगी, ऊपर वाला पार्ट बचेगा। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कंडीशन याद रखेंगे, रेडियस के स्क्वायर का सम सेंटर के बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले से ये बना हुआ है। छाप लिया सबने? yes sir स्पीड से लिखेंगे अब। साथ साथ लिख रहे हैं हम ये लेयर 13 नोट होगी सबके? यस सर। लेयर 14 नोट करो जल्दी से। नहीं सर। अरे तू अपनी स्पीड हाँ सर, 13 करनी है। कल्पित तो है ना, रफ इसमें कॉपी में मॉड्यूलस ऐसे ही नहीं है। पेन ऐसे ही थोड़ा लिखा, सा रफ कॉपी बना कर। R2 वाला लिख लिया सर। हाँ नेक्स्ट लिखेंगे 14। इसके क्वेश्चन नहीं कराओगे? और आज तो खत्म करूंगा, आप क्वेश्चन कल करेंगे। सर लेयर 13 में उस फॉर्मूले पे मॉड्यूलस नहीं आएगा। लेयर 13 में मॉडुलस, आप मॉडुलस ले सकते हो, वैल्यू मॉडुलस आएगी, एंगल यहां पर मॉडुलस लगा सकते हो आप। नोट हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, ये तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 डिग्री cos 0 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1 होता है। 1 तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2 इक्वल टू 1। तो यहां से क्या बना बताओ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 2R1 R2। 2R1 R2 तो R1 ये 2R1 R2 इधर लेके आ जाता हूं इक्वल टू D स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। या फिर R1 माइनस R2 इक्वल टू D। तो ये बताओ C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 प्लस माइनस दोनों D आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉडुलस लगा देंगे R1 माइनस R2। ये कंडीशन किस में आई थी, याद आई? देखो बेटा, जब दो टेंजेंट सर्कल बराबर ये भाग गए। सर्कल था, दूसरा सर्कल इसके अंदर आ गया, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। तो टेंजेंट ने एक दूसरे पे इंटरसेक्शन 0 डिग्री का मतलब होता है कि सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल टच कर रहे हैं सर्कल। समझ में कंसंट्रेट आया? सर्कल। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटरसेक्शन एंगल कितना होगा? कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। नोट कर लिया? यस सर। अगला लिखेंगे तो नेक्स्ट, रुको 4th पॉइंट। सर कितने पॉइंट है इसके? अरे तू पॉइंट का पूछ ही मत, तू सर्कल की कॉपी भरता जा, डेली पढ़ना। इतने सारा पेज भर गए इसके सर्कल के तो। थोड़ी कॉपी बड़ी लेके आता।
नहीं सर, वो बड़ी वाली है। फिर ठीक है। वो तो नहीं है जो मिटा 5 दो क्लास सर। वाली, तो क्लास में लेके आता है। नहीं नहीं, वो नहीं है सर। ठीक है, सर आज आज सच्ची मूड में हो। आगे लिखेंगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट। अगर मैं कहता हूं थीटा 180 डिग्री हो जाए तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस के 2R1 R2, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इक्वल टू D स्क्वायर। तो कितना आएगा? D स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और D कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2। तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 कब आती है? सर एक कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। हाँ वही कॉमन बात से। यस सर, बार पॉइंट होती है। इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। C1 C2 इक्वल टू लिखाया था मैंने। रेशियो में लिखवाया था, रेशियो निकला था तब। दैट इज सर्कल टच एक्सटर्नली। सर्कल टच एक्सटर्नली। तो एंगल आपसे पूछेंगे तो इंटरसेक्शन एंगल कितना होगा, याद रखेंगे 180। तो देखो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 90 के केस में ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कहलाएगा। सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो थीटा 0 डिग्री होगा, और 180 डिग्री। आप खुद सोचो, इधर देखो बेटा, जैसे जैसे टेंजेंट को इधर ले जाते हो तो सर्कल इधर मूव होता है। ये वाला सर्कल भी इधर मूव होता है। आप सोचो टेंजेंट पे सर्कल है, चिपके हुए हैं यहाँ पर। ये सर्कल इधर है और ये सर्कल इधर है। यहाँ पर एक दूसरे पे सर्कल चिपके हुए हैं टेंजेंट पे। आप टेंजेंट को सीधी करोगे तो ये सर्कल बाहर की तरफ जा रहे कि नहीं जा रहे? हाँ सर समझ गए, पहले इमेजिन कर लिया हमने तो। हाँ, तो ये 180 बन जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फैमिली ऑफ द सर्कल। जल्दी लिखो ये। सर्कल का परिवार। हाँ, हो गया सर। हो गया है। हो गया। हाँ, तो हाँ हेडिंग सर, लगाओ 2 मिनट। क्या लगानी है? फैमिली हाँ ऑफ द हाँ हाँ। सर्कल, ठीक है, ठीक है। औरतों का परिवार। हाँ यस सर। लिखेंगे बेटा फैमिली ऑफ द सर्कल। फैमिली ऑफ द सर्कल इसमें आपको 3 टाइप के केस ध्यान रखने हैं। केस नंबर 1, और इंपॉर्टेंट भी है, केस नंबर 1 साथ साथ नोट करना। केस नंबर 2 और केस नंबर 3। दो सर्कल की इक्वेशन है यहां पर। मैं यहां पर एक आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through intersection point of two circle. Intersection point of two circle. पहले एक बार समझ लीजिए। मान लेते हैं अपने पास में एक सर्कल है S1 इक्वल टू 0 और एक दूसरा सर्कल है S2 इक्वल टू 0। ये दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल बना सकते हो आप? अरे जल्दी बताओ।
इनफाइनाइट। यहां से पास होने वाले ये छोटा सर्कल हो गया। हो सकता है आप इधर से पास करा के बड़ा सर्कल बना दो, इधर से पास करा के इधर बना दो बड़ा सर्कल, तो बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है। तो S1 और S2 तो आपको Infinite. गिवन है, S1 और S2 तो गिवन है। तो S1 S2 के साथ में इंटरसेक्शन से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल आएंगे, इसलिए वो क्या कहलाती है, फैमिली ऑफ द सर्कल कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि उनके अंदर एक चीज कॉमन है कि वे दोनों ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहे हैं हमेशा। नया सर्कल, तो नया सर्कल S3 की इक्वेशन जो होगी, आप लिखेंगे पहले सर्कल के अंदर लैम्बडा लगाकर दूसरे सर्कल को ऐड कर देना, तो नया सर्कल आ जाएगा। क्या वेवलेंथ? लैम्बडा जो है वो आपका कांस्टेंट है। लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड लैम्बडा एज पर गिवन कंडीशन। जो भी क्वेश्चन में कंडीशन होगी, क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा मैं, एज पर गिवन कंडीशन। समझ में आ गया? तो ये S3 इन सभी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, एक सर्कल और एक लाइन के इंटरसेक्टिंग के पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन। एक तो सर्कल है और एक लाइन है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया, तो सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले नए सर्कल, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है ये लाइन एज ए डायमीटर हो जाए, हो सकता है ये लाइन एज ए कोड हो जाए। तो यहां से पास होने वाले इक्वेशन, नया सर्कल S, ये S1 हो गया, या नया, इसको S ही बोला मैंने, नए सर्कल को S डैश बोल देता हूं। नया सर्कल S डैश, S प्लस लाइन के साथ में लैम्बडा ले लेना। समझ में आ गया? पहले वाले देखो, ये लाइन ये सेम हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन सर्कल एंड लाइन, ठीक है, इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं है। तो आपको लैम्बडा हमेशा लाइन के साथ में लेना है। अगर कोई स्टूडेंट सर्कल के साथ में भी ले लेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसकी लैम्बडा की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इसलिए आप किसी के साथ ले सकते हो। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, तीसरा वैसे कोई केस नहीं है, दो पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। तीसरा लिखो ही मत, अपन अलग से ही लिखेंगे, दो ही लिखो आप, या तीसरा लिख लो। चलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, तो ये हो जाएगा S डैश इक्वल टू S प्लस लैम्बडा L इक्वल टू 0। यहां पर S क्या है और L क्या है, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं। यहां पर S जो है, L क्या है, L जो है वो है AB की इक्वेशन। L इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ AB, जो आपको अलग से फाइंड करनी पड़ेगी, इज इक्वेशन ऑफ AB। और S कैसे फाइंड करेंगे? सर्कल की इक्वेशन भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। सर्कल की इक्वेशन आप फाइंड करेंगे AB को एज ए डायमीटर मानकर, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल AB एज ए डायमीटर। नोट कर लेना, मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। AB एज ए डायमीटर। गिवन क्या दिया होगा फिर? गिवन नहीं होगा, ये दो चीजें अपन फाइंड करेंगे।